नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। आज हम आपके लिए लेके आए द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस हिंदी के अंदर। आज की तारीख है 23 अप्रैल 2018 सोमवार। मैं हूं करदम रावल। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो वीडियो कोर्स है वो 13 मई 2018 को लॉन्च होने जा रहा है, जिसके अंदर आपको हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, कुल मिला के 8 सब्जेक्ट्स है, जिसके आपको वीडियो कोर्स और मटेरियल दोनों दिए जाएंगे। अगर आप रजिस्टर करवाते हैं 13 मई 2018 या उससे पहले, तो आपको मिल रहा है हेवी अर्ली बर्ड डिस्काउंट, जिसके अंदर ये सारी चीजें आपको मिलेगी 4999 रुपीज में। तो इसके लिए ज्यादा जानकारी के आपको क्या करना है, info@upsciesexams.com पे जाइए और वहां पे एक रिप्लाई कीजिए, एक मैसेज कीजिए आई एम इंटरेस्टेड। तो आपको रिप्लाई के तौर पे सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है www.upsciesexams.com, वहां पे आपको फ्री मंथली करंट अफेयर मिल जाएंगे पीडीएफ के तौर के ऊपर। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऊपर, फेसबुक पे ऊपर फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे जाके। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो रोड मैप है वो किस तरह से होगा। जो रोड मैप है उसके अंदर हम पहले देखेंगे लॉस्ट अपॉर्चुनिटी इन लंदन। ये वाला जो आर्टिकल है, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी इन लंदन इज कनेक्टेड विद कॉमनवेल्थ। तो ये आर्टिकल और ये कॉमनवेल्थ का डिफरेंट आर्टिकल, दोनों कॉमनवेल्थ आर्टिकल कंबाइन करके आज हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि दोनों की दोनों चीजें यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स और कॉमनवेल्थ नेशन के साथ कनेक्टेड की गई है। तो दोनों को हम कंबाइन करके देखेंगे। इसके अलावा जो आर्टिकल है अनप्रेसिडेंट क्राइसिस, तो यहाँ पे हम देखेंगे जुडिशली सिस्टम के ऊपर क्या चीज़ें डिस्कस करने के लिए है हमारे पेपर के लिए। इसके अलावा जो डेथ पेनल्टी इज नॉट द आंसर, तो यहाँ पे भी जुडिशियल सिस्टम के ऊपर कुछ चीज़ें डिस्कस की गई है कि डेथ पेनल्टी अगर डिसाइड होती है रेप केस के लिए तो क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स सामने आएंगे। तो ये जनरल पेपर 2, कॉमनवेल्थ जनरल स्टडीज पेपर 2 और ये भी जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे फन फैक्ट, जिसके अंदर आपको पिछले एडिटोरियल के आंसर भी मिलेंगे, नया क्वेश्चन भी मिलेगा और कुछ फन फैक्ट भी मिलेगा। और यहाँ पे उसके बाद हम तीनों के तीनों आर्टिकल्स के डिस्कशन करने वाले हैं और अंत में आपको मिलेगी वोकेबलरीज, जो इन आर्टिकल्स को कनेक्ट करते हुए जो नए वर्ड्स जानने वाले हैं वहां पे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं जो पहला आर्टिकल है वो किस तरह से है, ग्लांस ले लेते हैं। द लॉस्ट अपॉर्चुनिटी इन लंदन डिस्पाइट इट्स वास्ट पोटेंशियल, द कॉमनवेल्थ समिट गिव द इंप्रेशन ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टेट विद द टाइम। तो यहाँ पे लंदन क्या चाहता है, ग्रेट ब्रिटेन, कि वो लोग यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहते हैं, एक नई पहचान खड़ी करना चाहते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो वहां पे वो ऐसा सोचता है लंदन कि हम लोग अपने जो पुराने हमारे जो कॉलोनीज थी उन सबको मिला के जो हमने कॉमनवेल्थ किया है, तो कॉमनवेल्थ के दम के ऊपर हम कुछ नई चीज करते हैं। और कॉमनवेल्थ के बारे में एक चीज मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इट्स अ मिथ के कॉमनवेल्थ में वही देश है जो पहले ब्रिटिश कॉलोनी के अंतर्गत आते थे। नहीं, दो ऐसे अलग कंट्रीज भी है जो कॉमनवेल्थ के अंदर नहीं आते। तो अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यूपीएससी इस तरह के ही क्वेश्चंस पूछती है। तो यहाँ पे लंदन ने क्या स्टेप्स लिए और क्या सोचता है उसके ऊपर आंसर डिस्कशन किया गया है। राइटर है विद्या राम ने। तो इसके अलावा जो दूसरा आर्टिकल है जिसके अंदर कहा गया डेथ पेनल्टी इज नॉट द आंसर, माया जोन यहाँ पे कहती है कि अगर रेप केस के जो भी अक्यूज है उनको अगर डेथ पेनल्टी दी जाती है और इस तरह का अभी जो डिमांड रखी गई है कई स्टेट्स के द्वारा, अगर ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होता है तो इसका जो एडवांटेज है उससे ज़्यादा इसके डिसएडवांटेजेस है। देखने को ये भी मिल सकता है कि जो विक्टिम है वो शायद बचे ही ना। तो इस तरह की बातें पहले भी आर्टिकल इस तरह के आ चुके हैं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आगे जाके देखने को मिलेगी। तो ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जनरल स्टडीज 2 के लिए। ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। और जो माया जोन है वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो काफ़ी लोगों के साथ वक्त गुजारती है। तो लोगों के ओपिनियंस को भी ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये आर्टिकल में ये भी चीज़ें इंक्लूड की है। तो इन चीज़ों के ऊपर हम फोकस ज़रूर करेंगे। तो ये आर्टिकल हम ज़रूर डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा और जो चौथा आर्टिकल है वो यहाँ पे है अनप्रेसिडेंट क्राइसिस, द अकाउंटेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मस्ट नॉट बी कंप्राइज। तो यहाँ पे जो बात हो रही थी पहले कि जो पहले तो सीजीआई जो है उनके रिमूवल की, इम्पीचमेंट की प्रोसेस की एक बात यहाँ पे ये होती है।
दूसरी बात ये होती है कि जो सीजेआई हाल के जो है दीपक मिश्रा, वो किस तरह से अपनी पैनल्स के अंदर केस को डिफरेंट जजेस को सौंपते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी उनके लिए कंप्लेंट्स है। तीसरी जो बात है उसके अंदर गवर्नमेंट जो चाहती है कि हम अपनी तरफ से भी सिलेक्ट करके जजेस लगाए, ताकि गवर्नमेंट जुडिशियल सिस्टम के अंदर इन्वॉल्वमेंट लेना चाहती है। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई है, लेकिन यहाँ पे जो कोर पार्ट है वो ये है कि भाई जो जुडिशियल सिस्टम है उस जुडिशियल सिस्टम को पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट से दूर रखना ये काफ़ी हितकारक भी है और काफ़ी ज़रूरी भी है। तो कंसल्टेशन एक चीज़ है और इंक्लूड कर देना गवर्नमेंट का कोई पार्ट जुडिशियल सिस्टम के अंदर, तो ये एक गलत चीज़ है। तो यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे जनरल स्टडीज पेपर 2। दूसरी जो बात है वो फिर से कॉमनवेल्थ गेम है। कॉमनवेल्थ गेम की जो जनरल मीटिंग, कॉमनवेल्थ जो ग्रुप ऑफ नेशन है उनकी जो जनरल मीटिंग हुई थी, गवर्नमेंटल मीटिंग, उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है। उनकी समिट के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन की गई है और वहाँ पे क्या सोच रखी गई है। और क्वीन एलिजाबेथ II ने जो अभी डिसाइड किया है कि जो आने वाले जो प्रिंस है वहाँ के, वही इस चीज़ को, प्रिंस चार्ल्स इस चीज़ को लीड करेंगे और इनकी लीडरशिप के अंतर्गत कॉमनवेल्थ 2.0 और 15 ग्रुप ऑफ नेशन का जो ग्रुप होगा वो यूरोपियन यूनियन से अलग तो है ही, तो ये सारी चीज़ें वही लीड करेंगे और उनकी अध्यक्षता के अंदर जो समिट है वो फिर से होगी। और वो यूरोपियन यूनियन से अलग होने के कारण एक अपनी नई पहचान स्थापित करना चाहते हैं कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस, 53 नेशंस को साथ में रखते हुए। तो ये सारी बातें यहाँ पे की गई है। उसके अंदर इसके अलावा ये भी बात की गई है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, जो 10 सालों में पहली दफ़ा भारत का कोई प्राइम मिनिस्टर कॉमनवेल्थ की जो मीटिंग थी, गवर्नमेंट मीटिंग, उसके अंदर पार्ट लेने के लिए पहुंचा है, तो ये भी इसके अंदर बताया गया है। इसके अलावा ये जो आर्टिकल है उसको हम लंदन के जो व्यू पॉइंट है उनको साथ कनेक्ट करने के बाद हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि जो पिछले दफ़ा पूछा गया क्वेश्चन था ऑल इंडिया सर्विस सिविल सर्विस के ऊपर आर्टिकल का क्वेश्चन पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंतर्गत ये चीज़ आती है। तो उसका आंसर है द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 312 प्रोवाइड्स फॉर ऑल इंडिया सर्विस civil service branches to be set up by giving the power to Rajya Sabha, that is also known as upper house of the Parliament of India, to resolve by a 2/3 majority to establish new all India services। इसके अलावा जो हम आपके लिए आज क्वेश्चन लेके आए वो इम्पीचमेंट के साथ और फन फैक्ट में इम्पीचमेंट के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो the impeachment process is laid down in the Constitution. Beside the Judges Inquiry Act 1968 and Judges Inquiry Rule 1969, Justice V. Ramaswamy was the first judge against whom impeachment proceedings were initiated। तो ये चीज हमने आपको पहले भी बताई है। जस्टिस वी रामास्वामी जो है उनके ऊपर सबसे पहले इम्पीचमेंट प्रोसेस लगाई है। लेकिन जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो होती है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 एंड जजेस इंक्वायरी रूल 1969 के अंतर्गत। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्रीलिम्स में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। अभी पेपर बनने के अहम मुकाम पर ऊपर है, तो अगर यूपीएससी इम्पीचमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चंस बनाना चाहती है तो हो सकता है कि इस तरह के कोर बेस्ड क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान से याद रख लीजिए, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रीलिम्स के लिए। इसके अलावा ये भी एक क्वेश्चन है जो भी शायद पॉसिबिलिटीज बनती है कि प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सके आने वाले 3 जून 2018 के एग्जाम्स के लिए। तो प्रीलिम्स के लिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। हु कैन बी रिमूव्ड थ्रू द इम्पीचमेंट प्रोसेस इन इंडिया। तो वो कौन कौन से पदाधिकारी है जिन को इम्पीचमेंट प्रोसेस से रिमूव किया जा सकता है। तो इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करें, जांच पड़ताल करें, तो इम्पीचमेंट प्रोसेस किन किन लोगों के ऊपर हो सकती है। तो ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपका जवाब सही रहा तो हम आपका आंसर आपके नाम के साथ ये फन फैक्ट वाली स्लाइड के अंदर ज़रूर इन्वॉल्व करेंगे। तो देखते हैं डिटेल के अंदर डिस्कशन करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम के अंदर जो CHOGM है,
कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग जो यहाँ पे लंदन में हुई है, वहाँ पे री इंजीनियरिंग कॉमनवेल्थ के मोटिव से ये मीटिंग हुई है। तो यहाँ पे जो केस है 21st सेंचुरी का, यहाँ पे थोड़ा फेलियर देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या हुआ था, कॉमनवेल्थ जो समिट हुई थी गेव द इंप्रेशन टू बीइंग आउट द स्टेप विद द टाइम्स। तो यहाँ पे एक चीज पहले ये देख लीजिए कि खुद प्रिंस चार्ल्स जिसके हेड लीडरशिप के अंतर्गत ये होने वाली है, उन्होंने दिल्ली आके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनविटेशन दी थी। और जो नरेंद्र मोदी वहां गए थे, तो भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो CHOGM को एक डिकेड के बाद अटेंड कर रहे थे। पहले मनमोहन सिंह जो थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाले 2011 की जो समिट थी उसको अटेंड नहीं किया था। उसके बाद श्रीलंका के अंदर 2013 में अटेंड नहीं किया था। इसके बाद जो उस समय का जो प्रॉब्लम था वो था बायलैटरल डिफरेंस। इसके अलावा मिस्टर मोदी जो थे, उन्होंने जो माल्टा के अंदर 2015 के अंदर हुआ था, उन्हें तब भी वहां पे समिट को अटेंड नहीं किया था ड्यू टू इनडिफरेंसेस। सो इट was a widely unexpected that India would step up to a bigger role and help charter a future course for the Commonwealth। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि हर दफा जो कॉमनवेल्थ की समिट होती है वो 2 साल में एक दफा होती है। दूसरी चीज, इंडिया अगर कॉमनवेल्थ में एक अच्छी भूमिका अदा करता है तो इससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा। तो बेनिफिट वुड बी दैट कि एक तो UN का ग्रुप है, दूसरा जो ग्रुप है वो यूरोपियन यूनियन का ग्रुप है, अभी तीसरा जो है वो स्पेसिफिकली कोई बड़ा ग्रुप है नहीं। तो अभी ब्रिटेन क्या चाहता है कि वो अपने आप को यूरोपियन यूनियन से अलग करना चाहता है, कुछ नया एस्टैब्लिशमेंट करना चाहता है, जिसके अंदर अपनी एक नई पहचान खड़ी करना चाहता है। तो वहां पे वो बनाना चाहता है कॉमनवेल्थ नेशंस का एक ग्रुप, जहां पे 53 नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से 51 नेशंस ऐसे हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश काउंसिल के अंदर, ब्रिटिश कॉलोनीज के अंदर वो काम करते थे। वो सारे नेशंस उनके अंदर आते थे, लेकिन दो नेशन ऐसे हैं जो वहां पे उनके द्वारा कभी रूल नहीं किए थे। तो ब्रिटेन ये चाहता है कि हम ऐसे नेशन का एक ग्रुप बनाए जिसे कॉमनवेल्थ कहे, और कॉमनवेल्थ नेशन के ग्रुप एक यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशन ग्रुप जो है, उस तरह से हम अपना एक नया ग्रुप एस्टैब्लिश करें। तो कॉमनवेल्थ जो नेशन स्टार्ट हुआ वो हुआ 1949 के अंदर। तो वहां पे इंडिया एक स्टार्टिंग फेज के अंदर काफी इम्पोर्टेंट तरीके से पहले पार्टिसिपेट कर रहा था, ताकि ऐसा सोच रहा था इंडिया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश लोगों ने इतने सालों से वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट के अंदर कॉलोनीज एस्टैब्लिश की है, तो उनसे कई सारी चीजें सीखने लायक है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने ये सारी जो कॉमनवेल्थ की जो मेंबरशिप थी वो एक्सेप्ट की थी। फिर आगे जाके कई सारे डिफरेंसेस आते हैं। तो हाल में जब ये समिट हुई तो इसको अटेंड किया, तो इसके लिए इंडिया के अंदर ब्राइटर फ्यूचर ये भी है कि अगर इंडिया यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है तो इस ग्रुप रेजिम के अंदर चाइना नहीं है। तो अगर चाइना नहीं है तो इंडिया को एक फुल फ्लेज और फुल पेस के अंदर यहाँ पे अपने बात रखने का और अपनी लीडरशिप क्वालिटी बताने का भी एक बेहतर नजरिया मिलेगा। लेकिन अभी इससे एक चीज और भी मिली है कि भाई जो पहले जो इलीगल्स थे यूके और इंडिया के बीच में, तो यहाँ पे थोड़ी सी सुलह देखने को मिली है। मिस्टर मोदी और मिस मे है, उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हैं इमिग्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए कि काफ़ी इंडियन ऐसे लोग हैं जो यूके जाना चाहते हैं काम करने के सिलसिले के अंतर्गत, और कई ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे गए हैं वो वापस भी आना चाहते हैं। तो इन चीज़ों को भी, जैसे इंडिया के अंदर ड्यूअल सिटीजनशिप की प्रोविजन नहीं है, तो काफ़ी लोग वापस आना चाहते हैं, फिर अपनी सिटीजनशिप प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो अभी जो पोस्ट ब्रेक्जिट लंदन है वहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली है कि वे ट्रेड ऑफ गुड कॉमनवेल्थ के देशों से एक्सेप्ट किया गया है। हाल में अभी सब सर्विसेज को एक्सेप्ट नहीं किया गया है यूके के द्वारा, लेकिन कॉमनवेल्थ जो नेशंस के पार्ट के अंदर आने वाले कंट्रीज है, उन कंट्रीज से गुड्स का ट्रेड अभी सक्सेसफुली एक्सेप्टेबल है यूके के द्वारा। इसके अलावा जो इमिग्रेशन सर्विसेज है जो अलग अलग नेशंस के साथ, ऐसे कई और भी नेशन है इंडिया के अलावा कि जो यूएन के अंदर, यूएन नहीं दोस्तों, यहाँ पे
कॉमनवेल्थ के जो अलग अलग डिफरेंट नेशन है इंडिया के अलावा, उन लोगों को यूके के अंदर काम करने की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही है। तो उन लोगों को भी इमिग्रेशन सर्विसेज को फ्री और इजी करवाने के लिए काफ़ी अच्छी मेहनत भी हुई है, और 2018 की जो समिट है वो इसके ऊपर काफ़ी फोकस करती हुई थी। इसके अलावा जो वेस्टर्न पार्ट्स है जो पर्टिकुलरली, उन लोगों को ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करवाई गई थी। और यहाँ पे कुछ डिफरेंट सिग्नल्स भी देखने को मिले हैं कॉमनवेल्थ की मीटिंग के दौरान। तो ये पॉजिटिव एक मूव हो सकता है अगर इंग्लैंड कॉमनवेल्थ के मुंह से आगे बढ़ना चाहे और वर्ल्ड में एक थर्ड ग्रुप का एस्टेब्लिशमेंट करना चाहे तो यहाँ पे ये जो कॉमनवेल्थ है वो एक ग्रेट प्लेटफॉर्म हो सकता है। डेवलपमेंट के नज़रिए से देखा जाए, डेमोक्रेटिक नज़रिए से देखा जाए, इवन जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ होगी, अगर माइग्रेशंस फ्री और इजी हो जाएंगे तो वहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव साइड्स देखने को मिलेंगे। तो जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, तो हो सकता है कहीं कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप का भी कोई निर्माण हो सके, कि अगर आप कॉमनवेल्थ कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशन के कंट्रीज को बिलोंग करते हैं, तो वहाँ से भी आपको सिटीजनशिप का एक नया आयाम देखने को मिल सकता है। जैसे कि यूरोप के अंदर आपको ज़्यादा तकलीफें नहीं होती वीज़ा की और फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो इस तरह कॉमनवेल्थ के अंदर भी आपको कुछ देखने को मिल सकता है। और द बेस्ट थिंग इज़ कि यहाँ पे अभी चाइना नहीं है, तो इंडिया यहाँ पे अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करके अपनी क्वालिटीज़, अपनी जो काबिलियत है उनको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर शो कर सकता है। तो ये आर्टिकल के लिए इतना ही। देखते हैं दूसरा जो आर्टिकल है उसके अंदर अनप्रेसिडेंट क्राइसिस। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें डिस्कस हुई है। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो बात थी उनको किस तरह से रिमूव किया जा सकता है, उसके ऊपर हमने जो 21 अप्रैल 2018 का करंट अफेयर दिया है उसके अंदर पूरी की पूरी डिटेल्स आपको समझाई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वहां जाके देख सकते हैं। और हम यहाँ पे छोटी सी कोशिश करेंगे कि छोटे से समय के अंदर आपको कुछ बताने की कोशिश करें कि अगर लोकसभा से इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट होती है तो पहले तो चाहिए 50 मेंबर्स की अप्रूवल, वो देंगे। राज्यसभा के अंदर स्टार्ट होती है तो 50 मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए, वो देंगे वाइस प्रेसिडेंट को यानी कि चेयरमैन को। तो वो चेयरमैन अगर अप्रूव करते हैं उस याचिका को तो उससे 3 लोगों की कमेटी एस्टैब्लिश होती है, जिस कमेटी के अंदर एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे चीफ जस्टिस। इसके अलावा दूसरे एक भारत की 18 विभिन्न जो हाई कोर्ट से उनमें से एक जज होंगे, और उसके अलावा जो एक होंगे लॉ एक्सपर्ट। हो सकता है कि वो कोई सॉलिसिटर भी हो। इन तीनों लोगों की कमेटी अगर अप्रूव करती है इम्पीचमेंट प्रोसेस की तो फिर से वही हाउस के अंदर आएगा, यानी कि राज्यसभा के अंदर आएगा। राज्यसभा के अंदर आने के बाद वो वहां से 2/3 मेजोरिटी में पास होना चाहिए। वहां से पास होने के बाद वो जाएगा लोकसभा के अंदर यानी कि लोअर हाउस के अंदर। तो लोअर हाउस में फिर से 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। फिर वो स्पीकर से अप्रूवल के लिए जाएगा। उसके बाद फिर से वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, चीफ जस्टिस के पास। तो ये पूरी प्रोसेस इस तरह से वर्क होती है। और जो दूसरा एंगल है उसके अंदर ये है कि लोकसभा से स्टार्ट होगा तो वहां पे चाहिए 100 मेंबर्स की अप्रूवल, फिर जाएगा स्पीकर के पास। स्पीकर से 3 लोगों की कमेटी, वही 3 लोगों की कमेटी उसी तरह से बनेगी। उनके अप्रूवल के बाद फिर से लोकसभा में आएगा, लोकसभा के अंदर 2/3 मेजोरिटी, फिर स्पीकर अप्रूव करेंगे। फिर जाएगा राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर जाने के बाद 2/3 मेजोरिटी, वाइस प्रेसिडेंट अप्रूव करेंगे। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जाएगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज के पास उनकी ही याचिका तो जा नहीं सकती, तो प्रोबेबली ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास। तो ये पूरी प्रोसेस है इम्पीचमेंट की। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक इम्पीचमेंट की प्रोसेस है, तो इम्पीचमेंट की प्रोसेस के ऊपर इतनी सारी डार्कनेस रेमिफिकेशंस क्यों देखने को मिली है, इसके अंदर एक और चीज सामने आई है। जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है दीपक मिश्रा, कहीं इनके जो, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बराबर। तो उसके बाद के जो 2nd, 3rd, 4th और 5th नंबर के जज आते हैं सीनियर मोस्ट, तो उन 4 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसके अंदर काफी कंप्लेंट्स दर्ज की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर कि दीपक मिश्रा जी जो है वो अपनी चॉइसेस के हिसाब से और अपनी मर्जी के हिसाब से जो केसेस सिलेक्ट करके देते हैं वो अपने कोई मनपसंद
वकीलों को ही इस तरह के केसेस, इस जजेस को इस तरह के केसेस सौंपते हैं डिसीजन के लिए। तो यहाँ पे वो सिलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी में थोड़े से अपनी पार्शियलिटी दिखाते हैं। इसके अलावा इस चीज़ के कारण जुडिशियल ब्राइबरी का भी कोई ना कोई इश्यू क्रिएट होता है। तो ये चीज़ दाखिल की जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सीनियर मोस्ट जजेस थे उन लोगों ने। इसके अलावा जो बात यहाँ पे हुई है वो ये है कि जो यहाँ पे जजेस होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं कॉलेजियम सिस्टम के नज़रिए से। तो कॉलेजियम सिस्टम क्या होती है, उस कॉलेजियम सिस्टम के अंदर जो जजेस होते हैं वो इंटरनल एग्जाम्स, पहले तो क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बनने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कुछ ना कुछ सुप्रीम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही एक लिस्ट बन के जाती है कि ये सजेस्टेड इंडिविजुअल्स है, इन लोगों को आप जजेस की पदवी एनायत करें। लेकिन उन्हीं कॉलेजियन सिस्टम के अंदर एक इंटरनल एग्जाम भी ली जाती है और वहीं से चीफ जस्टिस वगैरह जस्टिस सिलेक्ट किए जाते हैं। तो इस चीज़ से होता क्या है कि सीनियोरिटी और नॉलेज और एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए बातें आगे बढ़ती है। लेकिन जिस तरह से सीजीआई इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो फेथ है कॉलेजियम सिस्टम का वो डैमेज हो रहा है। इसके अलावा जो कॉलेजियम सिस्टम है उसका इंसल्ट भी हो रहा है। और सीजीआई में अगर देखा गया कि जो इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो अगर स्टार्ट नहीं होती तो जो अपोजिशन पार्टी है आईएनसी, उन्होंने कहा है कि हम जो हमारे मिस्टर वेंकैया नायडू है जो चेयरमैन है उनको भी प्रेशराइज कर सकते हैं, चाहे हमारे पास नंबर हो या ना हो। लेकिन दिस थिंग इज एक्सट्रीमली डिफरेंट। बट द कोर पार्ट इज दैट कि अगर इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट भी करना है तो सेक्शंस और प्रोविजंस ये कहते हैं जजिस इंक्वायरी एक्ट और जजिस इंक्वायरी रूल के कि किसी भी जज को आप उनके ओपिनियन के तौर के ऊपर आप क्लेम नहीं कर सकते। आप किसी भी जज के ऊपर तभी क्लेम कर सकते हो अगर उन्होंने कहीं ना कहीं मिसबिहेव किया हो और पार्शियलिटी की हो अपने फेवरेटिज्म को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पे पार्शियलिटी की जो बात की गई है, फेवरेटिज्म की बात की गई है, वो उनके ओपिनियन के ऊपर है। तो ये चीज़ अगर आगे भी बढ़ती है तो ये कहीं कोई रिजल्ट नहीं लेके आएगी, क्योंकि अगर चेयरमैन अप्रूव भी कर देते हैं राज्यसभा के अंदर तो 2/3 मेजोरिटी दोनों हाउसेस के अंदर आना इट्स नियर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल या फिर नियर टू इम्पॉसिबल भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि भाई आप जुडिशरी सिस्टम को प्लीज पॉलिटिक्स से दूर रखिए। पॉलिटिक्स इज अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ डिफरेंट ड्रिवन ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे जो जुडिशरी सिस्टम है वो अलग है, क्योंकि दोनों हाउसेज में आपसे 2/3 मेजोरिटी नहीं होगी। तो प्लीज सुप्रीम कोर्ट की जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है इसके ऊपर आप ज्यादा पॉलिटिकल एंगल से आगे ना बढ़ाए इस बात को। तो ये आर्टिकल यहाँ पे है। दूसरा जो आर्टिकल है डेथ पेनल्टी इज नॉट द आंसर। तो यहाँ पे ये स्टार्ट होता है कठुआ एक्ट से, कठुआ कांड से। तो कठुआ में जो हुआ था कि भाई 8 साल से छोटी बच्ची के ऊपर रेप हो गया और पूरे देश के अंदर हंगामा फैल गया और काफी मीडिया और पब्लिक सड़कों पे आ गई और पूरा जो इश्यू है वो बहुत ही बड़ा और लंबा चौड़ा हो गया और इसको एक इंटरनेशनल फेम भी मिल चुका है इस इश्यू को। तो यहाँ पे कई स्टेट्स ने ऐसी डिमांड की है कि अगर कहीं किसी स्टेट के अंदर या फिर एट अ नेशन एज अ होल कहीं पर भी 12 साल या उससे छोटे बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो आप क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के अंतर्गत एक चेंज लाइए। उस चेंज के अंदर आप एक चीज कीजिए कि जो भी इस तरह के आरोपी है जिन्होंने रेप किया है तो उनको आप जो लाइफ सेंटेंस सुनाते हैं, पूरी जिंदगी के लिए कारावास घोषित करते हैं, तो उस चीज को आप हटाइए और डेथ पेनल्टी लेके आइए। पर कि यहाँ पे जो राइटर है उनका कहना है कि डेथ पेनल्टी इज नॉट द आंसर, क्योंकि इसकी जो चीज है डेथ पेनल्टी वाली, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि अगर कोई इंसान किसी का रेप करता है तो रेप के बाद वो जब गुनाह के बारे में सोचेगा कि इस गुनाह की जो मुझे सजा मिलेगी वो किस तरह से मिलेगी, तो वो सोचेगा कि अगर ये विक्टिम कोर्ट में या फिर पुलिस के पास जाते हुए कहीं पर भी अपने ये वर्डिक्ट दे देता है कि इस व्यक्ति ने मेरा रेप किया है,
तो होगा क्या इससे कि उनको ये पेनल्टी की खौफ रहेगी और उस जो फियर होगा वो होगा डेथ पेनल्टी का। तो उस फियर के कारण वो ऐसा सोचेगा कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि वो कोर्ट में जाके और विक्टिम खुद कुछ बोल ही ना पाए, इसलिए मैं ही उसे खत्म कर देता हूं या फिर मार देता हूं। तो मरा हुआ इंसान तो कोर्ट में जाके गवाही नहीं दे सकता। तो यहाँ पे जो विक्टिम के बचने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आप सबसे नेग्लिजिबल कर देते हैं। इवन इसके कारण डेथ पेनल्टी के अंदर छूटने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो सक्सेसफुल ढंग से नहीं होती। इवन जो कन्विक्शन रेट है रेप केस दाखिल होने के बाद उसका दोषी पाया जाना ये भी काफी लो है। तो ये जो सारी एक्टिविटीज है, इवन इसके अलावा जिस तरह से जुडिशियली सिस्टम कोई डिसीजन सुनाती है, जिस तरह से अवॉर्डिंग एक्टिविटीज होती है जो सर्व करती है पनिशमेंट को, तो वो भी काफी स्लो है। तो ये सारी चीजों के कारण बचने के चांसेस जो है दोषी उनके ज्यादा बन जाते हैं। रेपिस्ट जल्दी से छूटने की प्रोबेबिलिटी के अंदर आ जाता है और ज्यादा पॉसिबिलिटीज होगी कि जो विक्टिम्स होंगे उनके मर्डर्स ज्यादा होंगे। इस तरह के व्यू पॉइंट्स इस आर्टिकल से हमें पेश किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस जो है हिंदुस्तान की, उनको थोड़ा प्रॉम्प्टली एक्शन लेना चाहिए। अगर कोई इंसान एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आता है, मिसिंग पर्सन कंप्लेन लेके आता है, या फिर जो सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर्स है उनकी जो रिटर्न कंप्लेन है वो थोड़ी सी स्पीडी और प्रॉम्प्टली लेनी चाहिए। और जो सर्वाइवर फेसिस है पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल और मेडिकल एग्जामिनेशन, इन सारे जो यहाँ पे एक्टिविटीज करते हैं एक रेप को कनेक्ट करता हुआ जो मीडियम्स होते हैं वो होते हैं पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल और मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इन सारे डिफरेंट पिलर्स को एक साथ मिलके थोड़ा स्पीडी, प्रॉम्प्ट और ऑल इंक्लूसिव स्ट्रेटेजी बना के आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो रेप सर्वाइवर है वो भी जल्दी से ठीक हो सके, जो विक्टिम है वो ठीक हो जाए, और इसके अलावा जो दोषी है, जो रेपिस्ट है, उन लोगों को जल्दी से पकड़ा जा सके, जल्दी से दर दबोचा जा सके और जल्दी से उनके ऊपर कोई जुडिशियल एक्शन भी ली जा सके और उनको अवार्ड दिया जा सके। अवार्ड इन द सेंस कि यहाँ पे उनको दोषी पाए जाने के बाद उनको सजा सुनाई जा सके। तो ये था पूरा आर्टिकल, एक अलग नजरिए से यहाँ पे राइटर ने कहा है। इस तरह के आर्टिकल के ऊपर हमने पहले भी डिस्कशन की है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जनरल स्टडीज पेपर 2 को कहीं कहीं पर पूछा जाने वाला क्वेश्चन था, इससे बन सकता है। तो इसके ऊपर हमने एक फिर से रिवाइज्ड डिस्कशन कर ली, ताकि हो सकता है कि अगर पेपर सेट हो रहे हो या फिर हो चुके हो तो इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो हमें डिस्कशन के अंदर कवर की हुई चीजों में से कुछ पूछा जा सके। इसके अलावा यहाँ पे पूरी वोकैबुलरीज है कि जिसके अंदर आपको सिमर यानी बॉयल जेंटली और डिसेंट यानी डिसएग्रीमेंट और डिस्प्यूट, आउटराइट मींस होली और कंप्लीटली। तो इस तरह के वर्ड्स जो है तो आप यहाँ पे अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले ले या फिर इसको यहाँ पे पॉज करके आप यहाँ से कुछ ना कुछ नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोट्स के अंदर, जो आपके लिए अभी प्रीलिम्स के पेपर सेट हो भी रहे तो अभी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ये आगे जाने वाले एग्जाम्स के लिए भी ये डिटेल्स और रोज आपके लिए हेल्पफुल है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से, उनको बोलिए कि बेल आइकन को क्लिक करें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और कमेंट में अपना आंसर ज़रूर बताएं। जो हमने आपको इम्पीचमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर पूछा है कि भारत में किन किन लोगों के ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस लगाई जा सकती है, अगर आपका जवाब सही रहा तो हम आपका नाम फन फैक्ट वाली स्लाइड में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय।